नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हम बातचीत करेंगे एक और महान शख्सियत के बारे में। आज हम बातचीत करेंगे कामरेड बाबा सिंह के बारे में। कामरेड बाबा सिंह एक ऐसे व्यक्तित्व जो ताउम्र किसानों के हितों के लिए संघर्ष करते रहे। वो लगातार सत्ता से लड़ते रहे। कामरेड बाबा सिंह का एक लंबा चौड़ा जीवन है जिसमें उन्होंने गरीबों की भलाई के लिए, मजदूरों को हक दिलाने के लिए, किसानों के लिए निरंतर संघर्षों की अगवानी करी। हम कामरेड बाबा सिंह को याद करते हुए उनकी स्मृतियों को संजोने के लिए हम बातचीत करेंगे आज कामरेड गुरमेज सिंह एडवोकेट से। कामरेड गुरमेज सिंह एडवोकेट ने कामरेड बाबा सिंह के साथ कई दशक तक काम किया है। आज हम याद करेंगे कामरेड बाबा सिंह को कामरेड गुरमेज सिंह एडवोकेट के संस्मरणों के माध्यम से। नमस्कार जी कामरेड जी। नमस्कार। आपका चैनल पर स्वागत है सर। धन्यवाद। तो सर, आज कामरेड बाबा सिंह की स्मृति में हम एक पॉडकास्ट तैयार कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपसे अनुरोध है कि आपके तो एक साथी, एक दोस्त, एक कॉमरेड रहे जिनके साथ आपने विभिन्न आंदोलनों में हिस्सा लिया, कमेटियों में भी इकट्ठे रहे। आपकी जो स्मृतियां कामरेड बाबा सिंह के प्रति, उनके बारे में जरूर बताएं। आप कामरेड बाबा सिंह को किस रूप में याद करते हैं? कामरेड बाबा सिंह जो थे वो बहुत ही साधारण परिवार से थे। मार्जिनल किसान, छोटे किसान थे। शिक्षा भी उनकी 10वीं तक ही थी। मुझे ये तो याद नहीं 10वीं पास थे या नहीं, लेकिन 10वीं तक की शिक्षा थी। लेकिन पेवा एरिया में उनकी रेपुटेशन एक कम्युनिस्ट के अलावा एक बहुत बढ़िया पंचायती के रूप में भी थी। एक सामाजिक साख वाले इंसान थे वो। कोई पंचायत पेवा में संपन्न नहीं होती थी जिसमें बाबा सिंह ना हो। और जब मेरा उनसे परिचय हुआ तब मैं वकालत करता था और फिर मैं उनके साथ किसान सभा में काम किया और किसान सभा में काम करते हुए मैं प्रेसिडेंट था और वो सेक्रेटरी रहे। कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के बाद में वो किसान सभा के स्टेट के प्रेसिडेंट भी रहे। तो जब हम काम करते थे तब मुझे वो डिस्टर्ब बहुत कर देते थे वकालत में। अच्छा जी। क्योंकि कहीं भी जाना हो तो वो आते थे कि मुझे स्कूटर पे या मोटरसाइकिल पे फला जगह लेके चलो। एक आदमी का टाइम व्यर्थ होता था, कोर्ट छोड़नी पड़ती थी, उसको साथ ले जाना पड़ता था। तो मेरे पास साथी रामेश्वर एक बार आए, तब मैं डिस्ट्रिक्ट कमेटी में तो मेंबर था। तो वो कहने लगे हमें कुछ पैसे दो चंदे के, हम बाहर से चंदा इकट्ठा करके लाएंगे और स्टेट के लिए एक व्हीकल खरीदेंगे, 4 पहिए की गाड़ी। तो मैंने कहा ये बाबा सिंह मुझे रोज तंग करता है, किरमत चल, हथीरा चल, फला चल, इसके लिए मोटरसाइकिल खरीद दो। अच्छा। तो हम यहाँ से प्रोग्राम बना के चले और हमने यहाँ से चल के रात गोला लगाई और अगली रात गोला के पास एक गांव में मांडी ठहरे और हमने 1.5 दिन में उनकी मोटरसाइकिल का चंदा इकट्ठा कर दिया। वाह जी वाह। ताकि वो मुझे डिस्टर्ब ना करे और जहां मेरा काम नहीं है तो मुझे उनके साथ ना जाना पड़े। अच्छा। हाँ, काफी मेहनती साथी थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि कोई लालच नहीं था किसी भी किस्म का। मतलब कामरेड बाबा सिंह में कोई पैसों के प्रति लालच नहीं था, मैं कहीं से पैसे इकट्ठे करूं। नहीं, लालच नहीं था। अच्छा। 100-150 रुपए महीने के वो होल टाइमर थे। अच्छा। वो भी उनका किराए भाड़े में खर्च हो जाता था और कई बार हमारी जिला कमेटी उनको
वो जो थोड़ी सी वेज थी खर्चे के लिए वो भी नहीं दे पाते थे अच्छा, आर्थिक अभाव बने रहे कामड़ बाबा सिंह के साथ जी पूरी जिंदगी। वो और आर्थिक अभाव में कम्युनिस्ट मूल्यों को पैरा देना, उन पर चलना और भी कठिन काम है कामड़ जी। हाँ, सबसे कठिन काम तो यही है। अच्छा। असल में जो दिमागी तौर पे एक बार सच्चा कम्युनिस्ट बन गया ना, फिर आर्थिक बातें जो है उसकी सेकेंडरी हो जाती हैं, वो नंबर 2 की हो जाती है, दोयम दर्जे की हो जाती हैं। पहला काम फिर सोर्स के बारे में सोचना। मतलब आपका जो कहने का भाव है, कामड़ बाबा सिंह एक परिपक्व कम्युनिस्ट थे जी। हाँ, परिपक्व कम्युनिस्ट। अच्छा, उस दौर की कुछ स्मृतियां जैसे और बताओ कामड़ बाबा सिंह के बारे में जी, जैसे आपने उनके व्यक्तित्व को कैसे जाना है, या कौन से आंदोलन है जो उस दौर में कामड़ बाबा सिंह ने जिनकी अगुवानी करी, या जो लड़े गए, या और कुछ बातें जिनको उन्होंने प्रभावित किया। किसानों के ऐसा कोई आंदोलन नहीं था जो किसान सभा ने लड़ो और उन्होंने अगुवाई ना की हो। अच्छा। और फिर घर से जो है ना कई कई दिन बाहर रहना, मीटिंगें ऑर्गेनाइज करनी, मीटिंगें ऑर्गेनाइज करने के बाद फिर कमेटियां बनानी, इस किस्म में वो लगे रहते थे। अच्छा। तो फिर जैसे कामड़ बाबा सिंह को वो जो संघर्ष था, वो दौर था, आपने देखा जी, तो एक प्रकार से कामड़ बाबा सिंह की जो विचारधारा, मतलब जैसे एक कम्युनिस्ट की किताबें पढ़ने की रुचियां होती हैं या विचारधारा को ग्रहण करता है, वो भी केंद्रीय तत्व होता है। अखबार पढ़ना, पुस्तकें पढ़नी हिंदी की। अच्छा। क्योंकि इंग्लिश उनके लिए मुश्किल थी समझनी, कुछ शब्द ही बोल पाते थे, लेकिन हिंदी किताबें खूब पढ़ते थे, लाते भी थे। और उस दौर में एक रिवाज था कि जब भी दिल्ली जाना तो छोटी छोटी पुस्तकें जो है किसानों की, मजदूरों के आंदोलन की, पार्टी से जुड़ी हुई, जैसे शिव वर्मा की किताबें लिखी हुई, वो लाते थे, बांटते थे, बेचते थे। बेचने का मतलब उनकी कॉस्ट लेते थे, कोई उससे प्रॉफिट नहीं करते। अध्ययनशील थे कामड़ बाबा सिंह। हाँ, ठीक थे जो। अच्छा, एक जैसी उनकी शिक्षा थी उसके हिसाब से काफी टाइम लगाते थे। और जैसे एक कम्युनिस्ट में जो गुण होने चाहिए ना जी, जैसा एक कम्युनिस्ट का किरदार होना चाहिए, और आज की खास करके नई पीढ़ी को जो प्रेरणाएं लेनी चाहिए, तो उसमें कामड़ बाबा सिंह में आपने ऐसी और कौन सी क्वालिटीज आई जी, कुछ उस दौर की कोई घटना के माध्यम से आप बताना चाहोगे जो आपने कामड़ बाबा सिंह को जिस रूप में देखा? घटना तो ये थी कि आंदोलनों में कई बार जेल गए वो। अच्छा, जेल यात्राएं करी जी उन्होंने? जेल यात्राएं की। निडर व्यक्ति थे, दबते नहीं थे जी वो किसी? दबते नहीं थे। अच्छा। और उनका अपना किसानी में, खासकर पेवा इलाके में अच्छा जान पहचान थी, और लोग आपसी झगड़े निपटाने के लिए भी उनको बुलाते थे। अच्छा। और मकसद यही होता था कि लोग आपस में ना लड़े, सरकार के खिलाफ संघर्ष में लड़े। ये जो अपनी ताकत है वहाँ लगाएं, ना कि आपस के झगड़ों में। इसलिए आमतौर पे हफ्ते में 1-2 उनकी पंचायतें गुरुद्वारा बौड़ी साहब के हॉल में होती रहती थी, और बुलाने जाते थे। रोज कोई ना कोई आदमी उनके घर पे खड़ा रहता था बुलाने के लिए कि आज मतलब ये समस्या है। पंचायती व्यक्ति थे। पंचायत। तो जैसे कामड़ बाबा सिंह की एक पहचान पट्टेदारों को अधिकार दिलाने के लिए भी रही जी। वो कुछ जमीनों पे खुद भी पट्टेदार थे। असल में ये पट्टेदारी का इशू ऐसा है जिसमें मेरी राय मैं रखना नहीं चाहता। मेरी राय उनसे कुछ अलग भी थी। पट्टेदारों के सवाल पे। पट्टेदारों के सवाल। पट्टेदारों का आंदोलन जिसकी बाबा सिंह अगुवाई करते थे, वो आंदोलन था कि पट्टेदारों को मलकियत हक मिले, जमीन का मालिकाना हक मिले। हाँ, अब ये समझने की बात ये है कि पट्टेदार कौन थे। अच्छा, कौन थे? असल में जब प्रताप सिंह कैरो मुख्यमंत्री थे पंजाब के, और दरबारा सिंह जिसका गांव जलंधर के पास था, और वो भी मंत्री थे। तो पंजाब
में उस वक्त एक कानून बनाया था, ईस्ट पंजाब यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड्स एक्ट, के जो जमीन श्यामलात भूमि है उस जमीन को पट्टेदारों को दिया जाए। मालिकों का और पट्टेदारों का सीधा कोई रिश्ता नहीं होगा। कलेक्टर जो है वो जमीन अधिग्रहण करके पट्टेदारों को देगा और ये कलेक्टर की जिम्मेवारी थी कि वो उसका जो भी आबियाना बनता था, जो भी उसका ठेका लीज मनी जो बनती थी वो किसानों को दे। डायरेक्ट पट्टेदारों का और किसानों का संबंध नहीं था। लेकिन उस दौर में किसी भी कलेक्टर ने एक बार भी ना तो लीज मनी इकट्ठी की ना किसानों को दी। और बाद में फिर 1961 में कानून आ गया विलेज कॉमन लैंड्स एक्ट, उसमें वो सारी जमीन पंचायतों को दे दी। तो पट्टेदार तो उन पे काबिज थे, वो तो मालिकाना हक मांगते रहे और जिनकी जमीन गई थी उनको कोई पैसा नहीं मिला। तो पट्टेदार आंदोलन का एक पक्ष ये भी था कि जब कानून देश का ये है कि किसी की जमीन बगैर कीमत लिए अधिग्रहण नहीं की जा सकती, तो वो किसानों की जमीन बगैर अधिग्रहण दिए पट्टेदारों को दे दी और पट्टेदारों को कब्जा दे दिया, मालिकों को कुछ नहीं मिला। उसमें उस कानून में मालिकों के साथ भी ज्यादती हुई है। ये पहली एक ऐसी मिसाल है कि किसानों की जमीन ले ली और उनको मुआवजा नहीं मिला। ये सरप्लस की जमीन थी जी, जो जैसे उसमें नहीं, सरप्लस की नहीं थी। ईस्ट पंजाब यूटिलाइजेशन एक्ट पे वो जमीन थी जो मालिकों की जमीन थी, लेकिन उस पर काश्त नहीं होती थी। अच्छा, जंगल पड़े थे तो वो पट्टेदारों में बांट दी थी कि ये इस जमीन को काश्त करेंगे, इस जमीन को 10 साल के लिए काश्त करेंगे और फिर मालिकों को सौंपेंगे। और 10 साल तक का या 15 साल का जो भी वो पीरियड था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, उसका माध्यम कलेक्टर था कि कलेक्टर अलॉट करेगा, कलेक्टर उनसे लीज मनी इकट्ठी करेगा, मालिकों को देगा। लेकिन मालिकों को कुछ नहीं मिला। पट्टेदार कहते रहे हमें मालिकाना हक दो, और कब्जे उनके आज भी उनके पास है। मालिकाना हक लोगों को दे भी दिए गए हैं, लेकिन जिनकी जमीनें थी, इसका एक पहलू ये भी है कि वो बगैर पैसे के अधिग्रहण की गई। अच्छा, तो फिर ये जो पूरा मूवमेंट हुआ जी, चीका का इलाका या पेवा का इलाका शामिल रहा है जी में, तो ये कौन फैमिलीज थी जो पट्टेदार बने? ये पट्टेदार शब्द कहाँ से आया जी? ये पट्टे का मतलब होता है लेसी, लीज से आया है। अच्छा जी, लीज से आया है। ये उसी कानून के जो मैंने आपको बताया था कि पूर्वी पंजाब में जमीन का जो कानून बनाया था, ईस्ट पंजाब यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड्स एक्ट, के पूर्वी पंजाब में, क्योंकि पश्चिमी पंजाब में जलंधर अमृतसर एरिया में वहाँ प्रेशर जमीन के ऊपर ज़्यादा था। करनाल जिले की कैथल और थानेसर तहसील जो थी, इनमें खासकर कैथल तहसील में जो जमीनें थी, वहाँ आके उस टाइम के मुख्यमंत्री ने अपने आदमी बसाए थे और उनको सेटल किया था। और वो आज भी सेटल्ड है, आज भी वो जमीनों के काश्त कर रहे हैं। मैंने कहा ये रिपीटिशन हो गया, लेकिन जब देश का कानून ये है कि किसी की जमीन आप बगैर पैसे के जायदाद नहीं ले सकते, तो इसमें उनके साथ जो मालिकान थे ना, उनके साथ भी आंदोलन में जितने भी पट्टेदार थे वो शामिल थे, जो बाहर से आके यहाँ लीज पे बैठे थे। इसमें लोकल किसान शामिल नहीं थे। उस आंदोलन का एक ये था, क्योंकि लोकल किसानों की तो जमीन गई थी, वो तो आंदोलन क्यों करते, उनका तो नुकसान हुआ था और वो मलकियत हक मांगते थे। तो ये सरकार की पॉलिसी ऐसी थी बीच में जो उलझी रही है। अच्छा, तो ये रंदाजी जो उसके मालिक थे उनको भी सरकार मुआवजा देती, कानून में लिखा था पर इम्प्लीमेंट नहीं किया। इम्प्लीमेंट दोषी तो सरकार की पॉलिसीज है। हाँ बिल्कुल।
अच्छा अच्छा, एक और इसी बात पर लौटते हैं जी, कामड़ बाबा सिंह के स्ट्रगल्स आपने देखे, और किस प्रकार के संघर्ष थे आदि, और क्या गतिविधियां थी उस दौर में जब आप देखते हो, वो काम करने के तरीके कैसी थी, जीवन शैलियां कैसी थी जी जो। जब बाबा सिंह आंदोलन में आए ना, तब मैं आंदोलन में नहीं था, लेकिन तजुर्बे से ये पता लगा कि शुरू में तो एक आंदोलन चला था बेटरमेंट लेवी के खिलाफ। अच्छा जी। किसानों पे अभियान लगाया था, और उस अभियान के खिलाफ जो है ना, वो आंदोलन में तब वो शुरू हुए थे। फिर पट्टेदारों का रहा, फिर बीच बीच में आंदोलन, जैसे भाव की बात है, फसलों के भाव की बात है, ये छोटे आंदोलन भी होते रहे, लेकिन मुख्य आंदोलन पेवा एरिया में तो मलकियत का ही था, पट्टेदारी भूमि का। अच्छा, तो एक और जी सवाल इसी किसानों के उससे, उस दौर में जो मतलब किसानों के बीच में आप काम करने गए तो देखा, तो आम तौर पर जो आपने भी वो परिस्थितियां देखी जी, किसानी को मतलब क्या आप संगठित कर पाए जी उस ढंग से किसानों को, कि किसान वर्गीय चेतना उनमें पैदा करके सत्ता के खिलाफ जो उतारना चाहिए मैदान में? थोड़ा बहुत, 2-4-5%, अच्छा, 10% से ज्यादा नहीं, क्योंकि हर आदमी अपना फायदा देखता है। तो जब हम चंदा इकट्ठा करने इकट्ठे जाते थे, टीम बना के जाते थे, तो जो लोकल किसान है यहाँ का, वो ये कहता था कि भाई तुम तो हमारे खिलाफ हो। ये कहता था तो हम कहते थे हम तुम्हारे खिलाफ नहीं है, तुम्हारे भाव की लड़ाई लड़ रहे हैं, तुम्हारे रास्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं, तुम्हारे पानी की लड़ाई लड़ रहे हैं, बिजली नहीं आती बिजली की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि कुरुक्षेत्र का आंदोलन जो बिजली का आंदोलन है, उसकी और जो पूरे हरियाणा में दूसरी जगह का आंदोलन है, उसमें एक फर्क था। एक किसान सभा का सम्मेलन हुआ था हांसी में। अच्छा जी। तो हांसी के लोग, वहां सम्मेलन होता था नहरी पानी के लिए। हमारे यहाँ नहरी पानी की सुविधा थी नहीं, पानी सारा दक्षिणी हरियाणा में जाता था। तो हमारे यहाँ आंदोलन होता था बिजली के लिए। तो वो किसान हांसी में उस दक्षिणी हरियाणा के साथ हमारे से पूछते थे, आप बिजली पे इतनी लड़ाई क्यों करते हो? अच्छा। हमने कहा आप पानी पे क्यों करते हो? वो कहता पानी बगैर खेती नहीं। हमने कहा ये पानी हमारा नहरों का जो इधर आया है, ये हमें नहीं मिलता, हमें बिजली से सिंचाई करनी पड़ती है, इसलिए हमारा भी पानी की लड़ाई है, वो बिजली के रूप में है आपका नहरों में। अच्छा, एक और सवाल जी इसी में, कामड़ बाबा सिंह का जो एक मतलब आपने बताई, जैसे एक व्यक्ति में व्यक्तिवाद पैदा हो जाता है जी, कई बार जब वो संगठन का लीडर होता है, उसका एक मान सम्मान होता है, तो वो कई बार वो अपने आप को सुप्रीमो समझने लगता है। ना, ऐसी कोई प्रवृत्तियां नहीं थी? ऐसी कोई प्रवृत्ति नहीं थी। उनकी कोशिश ये रहती थी कि लोगों को साथ जोड़ा जाए, जो नया काडर है उसको लीडरशिप सौंपी जाए। अच्छा। और साथ काम करते जाए ताकि अगले का भी इंटरेस्ट बने। अच्छा, नए कार्यकर्ताओं को मौका देते थे? मौका देने का। अच्छा। अब आप ये देखो ना, मैं तो खेती करता नहीं था, मैं तो वकालत करता था, लेकिन संगठन में किसानों में काम करता था, तो किसान सभा का प्रधान मुझे बनवा दिया था। अच्छा। जबकि मैं किसानों के बीच में उस तरह नहीं रहता था। अच्छा, कोई और आखिरी में आप किसी कामड़ बाबा सिंह को श्रद्धांजलि देते हो, कुछ शब्द कहना चाहते हो, या उनसे किस रूप में आज के जो कार्यकर्ता हैं, जो किसान आंदोलन में भागीदारी करना चाहते हैं, एक्टिविस्ट बनना चाहते हैं, तो बाबा सिंह से क्या सीख लेनी चाहिए जी उस पीढ़ी से? ये सीख लेनी चाहिए कि उस वक्त जो आंदोलन थे वो लोगों की भलाई के लिए होते थे, कि लोगों को सुविधा कैसे मिले। आज हम जब आंदोलन करते हैं और जनता के पास जाते हैं, आज के दौर में आम लोग ये पूछते हैं इससे मुझे क्या मिलेगा। लेकिन बाबा सिंह और हम जब उस आंदोलन में थे, तब ये सवाल नहीं था उससे हमें क्या मिलेगा, तब ये सवाल था किसानों को क्या मिलेगा। इंडिविजुअल बेनिफिट की बात नहीं थी, कम्युनिटी इंटरेस्ट सर्वोपरि था, इस लाइन पे चलते थे। अच्छा,
तो कामड़ जी आपने समय दिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी दर्शकों से भी हमारा अनुरोध है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते रहेंगे। एक मैं हाँ आपको, बिल्कुल, स्वागत है जी। हाँ एक बात और उनके बारे में बता दूं कि वो हिसार से आए थे मीटिंग में, और गांव उनका पेवा के पास टीकरी है। टीकरी गांव के हाँ। हैं जिनका गांव के साथ डेरा है। हाँ। तो जब वो टीकरी बस अड्डे पे बस से उतर के और अपने डेरे की तरफ जा रहे थे, तो पीछे से एक कार ने टक्कर मार दी और उसके ऊपर से कार क्रॉस कर गई। बहुत तरीका है, मतलब बड़ा तो एक्सीडेंट हो गया। उनको काफी फ्रैक्चर आए, और उसके बाद फिर वो उठ नहीं पाए और बिस्तर पे ही डेथ हुई। बहुत तरीका है, मतलब ये बड़ा दुखदाई पक्ष है इसका। पक्ष हुआ। तो एक ऐसे साथी का जो लोगों के लिए दिलो जान से लड़ता हो और उसका इस तरह से चला जाना, ये बड़ी उस एक्सीडेंट से जो उसका नुकसान हुआ बॉडी का, उसका बड़ा रोल था जी। हाँ, उसके बाद उठ ही नहीं पाए। अच्छा, तो कामड़ बाबा सिंह से जुड़ी और स्मृतियां भी हम आपके बीच में शेयर करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी।